नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो कश्मीर से है। यहां आतंकियों ने एक बार फिर से बाहरी लोगों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने अनंतनाग में फायरिंग की, जिसमें बिहार के एक मजदूर के साथ ही नेपाल का एक नागरिक भी जख्मी हो गया है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों बोंदियाल गांव में एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे थे और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग करते हुए उन्हें निशाना बनाया, जिसमें दोनों जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अनंतनाग के वादियामा दयालगाह में भी कुछ देर कबल मिलिटेंटों ने दो नॉन लोकल्स पर फायरिंग की और बताया जा रहा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायरिंग की गई और जिसके बाद दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। और हम इस वक्त जीएमसी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी पहुंच गई है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों नॉन लोकल जो है वो उनमें से एक जो है वो पियोन के तौर पर काम कर रहा है, स्कूल पियोन के तौर पर, और दूसरा जो है वो लेबरर के तौर पर काम कर रहा है। और हम इस वक्त जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मौजूद है और जहां पर इस वक्त दोनों ज़ाहिर इलाज है। अगर हॉस्पिटल सोर्स की बात करेंगे तो दोनों की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। एक का जो है ब्लड हेड इंजरी आई है और दूसरा का एब्डोमेन इंजरी आई है, ये हॉस्पिटल सोर्सेज का कहना है। और फिलहाल जो है उनको हॉस्पिटल में ऑपरेट किया जा रहा है और डॉक्टरों की ये कोशिश है कि दोनों की जानें बचाई जाए। और फिलहाल जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। और जीएमसी अनंतनाग की भी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी सिक्योरिटी के एहलकार दिख रहे हैं। और हम आपको बता दें कि वानेहामा जो दयालगाम इलाका है वो अनंतनाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों वहाँ पर जो है रिहाइश पजीर थे, यानी कि दोनों वहाँ पर एज टेनेंट्स थे। और मज़ीद इसमें जो तफसीलात होगी वो भी शेयर की जाएगी। इस वक्त ये है जीएमसी अनंतनाग का मंजर है, ये कैजुअल्टी वार्ड है और जहाँ पर उनको ऑपरेट किया जा रहा है। दोनों जो नॉन लोकल्स हैं, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इसमें कौन से मिलिटेंट जो है वो मुलव्वस है, लेकिन ये बात साफ़ है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको जो है उन पर अटैक किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए जीएमसी अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी काफी ज्यादा बौखला गए हैं और इसी वजह से वो टारगेट किलिंग के तहत बाहर से आए मजदूरों की हत्या कर रहे हैं। बिहार यूपी के मजदूरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 11 अगस्त को बांदीपोरा में मधेपुरा के मजदूर की हत्या हुई थी और ठीक 1 महीने पहले ही बेतिया के 2 मजदूरों की हत्या यहां पर की गई थी। यानी कि अब खास तौर पर घाटी में आतंकवादियों की तरफ से टारगेट किलिंग किया जा रहा है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। अब सबको 6 नवंबर का इंतजार है, जब ईवीएम खुलेगा और पता चलेगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजा है। महिलाओं की इस लंबी कतार को देखिए। ये तस्वीर मोकामा टाल की है। ये वही मोकामा टाल है जिसे बिहार में दलहन की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन गुरुवार को यहाँ हर किसी को वोट देने की जल्दी दिखी। ऐसा यहाँ जो भी है अपना विकास के आधार पर वोट देते हैं हम लोग। अपना पंचायत जो भी प्रखंड हुआ, मोकामा का टाल इलाका हो या पंडारक का कोई मतदान केंद्र, हर एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखी। लोगों ने कतार लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मोकामा बूथ संख्या 270 और 71 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पूरा टाल इलाका है और खासतौर पर देखिए यहाँ टाल इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मतदान करने आए हैं। टाल की समस्याएं कई हैं, टाल विकास को लेकर के कई तरीके की बातें होती हैं। वोटिंग को लेकर गोपालगंज में भी गजब का उत्साह दिखा। शाम होते ही बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। आप तस्वीरों में ये साफ तौर पे देखिए कि समय इस वक्त 4 बज रहे हैं और वोटर जो है वो किस तरह से उत्साह होकर कतार में खड़े हैं। ये पुरुष हो या फिर महिला वोटर हो या फिर युवा वोटर हो, हर वर्ग के वोटर हैं यहाँ पर और लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, मोकामा और गोपालगंज। वैसे तो गोपालगंज में 9 उम्मीदवार और मोकामा में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। जनता जनार्दन ने अपना मत
ईवीएम में कैद कर दिया है। दोनों ही पक्षों ने जीत का दावा भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसके सर सजता है जीत का ताज, ये तो 6 नवंबर को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। न्यूज 18 के लिए मोकामा से शैलेंद्र और अनिरुद्ध और गोपालगंज से अमित कुमार के साथ गोविंद की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए कि आखिर 2 सीटों का ये उपचुनाव इतना अहम क्यों है। दरअसल उपचुनाव की दोनों सीट पर 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। दोनों सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। मोकामा और गोपालगंज सीट पर कुल 15 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 2020 चुनाव में दोनों गठबंधन को एक सीट मिली थी। इस बार नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने पर खुद नीतीश के साथ साथ बीजेपी की भी परीक्षा उपचुनाव के जरिए होगी। बात यदि इस बार के मतदान प्रतिशत की जाए तो इस बार के उपचुनाव में कुल 52.38% वोटिंग हुई। मोकामा में सबसे ज्यादा 53.45% मतदान हुआ है। तो वहीं अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में 51.48% मतदान दर्ज किया गया। 2020 विधानसभा चुनाव में 54.52% मतदान हुआ था गोपालगंज में और 55.03% मोकामा में मत पड़ा था। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे 2 सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन गोपालगंज और मोकामा दोनों ही जगह यदि कोई खास तस्वीर देखने को मिली तो वो थी घोड़ों से पुलिस की गश्ती और दियारा इलाकों में घोड़े पर सवार होकर वोट देने पहुंचे मतदाता। तस्वीरों को देखिए और समझिए कि क्यों पुलिस के साथ मतदाताओं को घोड़े पर सवार होना पड़ा। घोड़ों की टाप और उस पर सवार कतारों में चल रहे पुलिसकर्मी। सुरक्षा का अश्व कवच किसी दुश्मन की तलाश में नहीं बल्कि लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने निकली है। तस्वीरें गोपालगंज बेतिया बॉर्डर की हैं, जो गंडक का दियारा इलाका है। इस दुर्गम इलाके में गाड़ियों से नहीं ऐसे ही घोड़ा दस्ता हालात पर नजर रखता है। यहाँ चारों तरफ हम लोग नजर रखे हुए हैं। घोड़ा से दियारा इलाका है। दियारा के दोनों तरफ हम लोग जो है पुल के उस पर दियारा है। दियारा क्षेत्र में हम लोग चारों तरफ ड्यूटी अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब ये तस्वीर मोकामा विधानसभा के टाल इलाके की है, जहां मतदाताओं की सुरक्षा और वोटिंग के दौरान गड़बड़ी ना हो, इसके लिए विशेष अश्वारोही दस्ता लगाया गया। पुलिस के जवान दुर्गम इलाकों में घोड़े पर सवार होकर पेट्रोलिंग करते नजर आए। सबसे बड़ी समस्या सड़क की होती है। आमतौर पर लोगों को यहाँ आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चुनाव जब हो और उसमें दूसरी बड़ी समस्या है पेट्रोलिंग की, क्योंकि जो पुलिस बल है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो गाड़ियों से कई जगहों पर कई गांवों में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि गांव में भी तनातनी की स्थिति होती है। तो ऐसे स्थिति में इस बार पुलिस के लिए ये विशेष जो अश्वारोही दस्ता है वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पुलिस के जवान हैं वो घोड़े पर तैनात हैं और घोड़े पर बैठ कर कहीं पेट्रोलिंग की जा रही है। मोकामा में पुलिस तो पेट्रोलिंग करती नजर आई ही, ऐसे दुर्गम इलाकों में मतदाता भी घोड़े पर सवार होकर वोटिंग करने आते दिखे। इलाका ऐसा है कि लोग अपनी खेतों पर घोड़ों पर सवार होकर ही आते हैं। ऐसे में मतदान के दिन भी तस्वीरें कुछ इसी तरह देखने को मिली। केवल घोड़े ही नहीं, तीसरी आंख से भी मतदान पर नजर रखी गई। गोपालगंज में 9 ड्रोन से वोटिंग सेंटर्स पर लगातार निगरानी की गई और इन्हीं अनूठी तस्वीरों के साथ संपन्न हो गया बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ मोकामा से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए कि आखिर घोड़ों से पेट्रोलिंग और वोटिंग की नौबत क्यों आती है। दरअसल मोकामा विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा टाल क्षेत्र में पड़ता है। ज्यादातर जगहों पर रास्ते या फिर सड़क नहीं बने हैं। गोपालगंज बेतिया का बॉर्डर दियारा क्षेत्र में पड़ता है।
इन इलाकों में पक्की सड़क भी नहीं है। दुर्गम इलाकों तक लोगों के साथ ही पुलिस की टीम घोड़े के जरिए ही पहुंचती है और इस बार भी इस सीट पर जब उपचुनाव हुए तो वहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां घोड़ों के जरिए ही सुरक्षाकर्मी सुरक्षा करते नजर आए। बढ़ते आगे, बिहार के चुनावी खबरों से आगे बढ़ते हैं और अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करेंगे, जिन्हें जारी ईडी के समन को लेकर दिन भर सियासत होती रही। सीएम ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी तो बीजेपी ने भी सीएम हेमंत सोरेन पर पलटवार कर दिया। जैसे ही शाम के 4:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला ईडी के उसी जोनल दफ्तर के ठीक बाहर से बिना रुके धड़धड़ाते हुए गुजर गया, जिस दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना था। देख सकते हैं कि थोड़ी दूर पे ही मुख्यमंत्री की जो कार है वो भी साफ तौर से नजर आ रही है। मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी के दफ्तर के सामने से गुजरते हुए और एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम की रवानगी से महज आधे घंटे पहले ही सीएम सचिवालय के एक कर्मचारी के हाथों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चिट्ठी ईडी दफ्तर को भेजी गई, जिसमें पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए सीएम ने हाजिर होने के लिए ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा। अब क्या था, हमने कुछ देने आए थे। कहाँ आए थे? अब अंदर में क्या था, हम लोग सरकारी सेवा के विषय क्या बता सकते हैं। कहाँ से आए थे? जो सीएम सचिवालय है वहाँ से एक लेटर जो है वो भेजा गया है और 3 सप्ताह का वक्त जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया है। तो देखना होगा कि आगे फिर किस तरह की कवायद होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीएम को भेजे गए ईडी के समन को लेकर रांची में दिन भर सियासी पारा गर्माता रहा। दोपहर होते ही जेएमएम कार्यकर्ताओं का हुजूम सीएम आवास के बाहर पहुंच गया, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ खूब हुंकार भरी और कह दिया कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए ईडी। तो हम तो चुनौती देते हैं, हमसे इंक्वायरी मत करो, हमको गिरफ्तार करके दिखाओ, हमको गिरफ्तारी करो, हमने कौन सा गुनाह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन भर ईडी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे। ईडी का नाम लेकर बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे। जवाब में आजसू और बीजेपी जैसे विपक्षी दलों ने सीएम को ही घेर लिया। गैर झारखंडी की बात कर रहे हैं, उनके बातों से लगता है कि अब उनके पास ईडी के बातों का जवाब उनके पास नहीं है। वो जान रहे हैं कि ईडी उनसे क्या पूछेगा और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती किया है, इसीलिए अब ईडी से वो भाग रहे हैं। उनको अगर ये फील हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए कोर्ट है। आप कोर्ट का सहारा लीजिए, कोर्टलाइज रूप से आपके पक्ष को सुनेगा, आप वहां रखिए। लेकिन इन जनरल हम अगर राजनीतिक चुनौतियां इस रूप से सड़क पे उतर पे देने लगे तो हम अपने ही बनाए हुए संविधान का कहीं ना कहीं अनादर करेंगे। ईडी के समन को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासी संग्राम गहराता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे सरकार गिराने की साजिश करार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी और आजसू ने सरकार के खिलाफ पलटवार कर दिया है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और विधायकी पर संकट के बाद अब खनन घोटाले की आंच है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच पिछले कुछ समय से ईडी के हाथ में है। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद अब हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा था, जिसमें पूछताछ की जानी थी, लेकिन हेमंत सोरेन उनके सामने मौजूद नहीं हुए। बढ़ते आगे, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सरकार रोजगार का बहार लेकर आई है और एक के बाद एक नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला भी जारी है। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 183 उर्दू अनुवादक और दूसरे उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। महागठबंधन सरकार रोजगार को लेकर सक्रिय दिख रही है। गुरुवार को एक बार फिर नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्दू अनुवादक सहित दूसरे अन्य उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें कुल 183 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें उर्दू अनुवादक के 142 प्रतिभागी, सहायक उर्दू अनुवादक के 5, उर्दू के 9 निम्न वर्गीय लिपिक सहित हिंदी के भी 27 निम्न वर्गीय लिपिक को नियुक्ति पत्र मिला।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 83 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया है, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 401 पद पर और नियुक्ति होगी। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सीएम और डिप्टी सीएम ने साथ ऐलान किया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार राज्य के 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। और इसी कड़ी में कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कई बड़ी बातें कही। सीएम ने उर्दू के लिए 2247 पद स्वीकृत करने की बात कही, जिसमें 1294 पदों पर जल्द नियुक्ति का भी भरोसा दिया। इस दौरान सीएम ने उर्दू में सरकारी नौकरी बढ़ाने पर भी जोर दिया। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीएम ने मदरसों को मजबूत करने की बात कहते हुए मदरसों की संख्या बढ़ाने की बात कही। साथ ही सीएम ने अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास पर जोर देते हुए हर जिले में वक्फ की जमीन पर स्कूल खोलने का ऐलान किया। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि जो दावे नई सरकार के गठन के वक्त किए गए थे उनको पूरा किया जा सके। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल रोजगार का मुद्दा बिहार में हर चुनाव में उठता रहा है। बिहार में नए गठबंधन की सरकार बनी तो रोजगार का सवाल फिर से उठा। नीतीश और तेजस्वी ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था। नीतीश कुमार लगातार नियुक्ति पत्र बांटकर रोजगार देने का संदेश दे रहे हैं। सरकार गठन के बाद जनता के किए वादे निभाने का संदेश देने की कोशिश अब सरकार की तरफ से की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जिस मुजफ्फरपुर में 5 महीने पहले सेना की बहाली के नियमों में हुए बदलाव के बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए थे और हंगामा कर रहे थे। अब उसी मुजफ्फरपुर में अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 11 जिलों से आए युवा देश के अग्निवीर बनने वाले हैं। देखिए सेना में बहाली में जोश भरते अग्निवीरों की ये तस्वीरें। खाली बदन मैदान में बाधाओं को पार करते, एक साथ पुलअप करते ये नौजवान देश के नए अग्निवीर बनने जा रहे हैं। सेना में बहाल होकर देश की सेवा करने ये युवा मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में आयोजित अग्निवीरों की बहाली के लिए पहुंचे हैं। अग्निवीरों की इस बहाली प्रक्रिया में 11 जिलों से आए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। 2 नवंबर से 14 नवंबर तक गया रेंज की बहाली होगी। उसके बाद 17 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर रेंज की बहाली शुरू होगी। बहाली को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में है, जहां पर अग्निवीरों की बहाली चल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं गया एआरओ के 11 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए जो 14 नवंबर तक बहाली चलेगी। सेना बहाली के नियमों में हुए बदलाव को लेकर अभ्यर्थी इसी साल 15 जून को मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में सड़क पर उतर आए थे और रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाया था। लेकिन अब की ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। देशभक्ति से लबरेज युवाओं की देश सेवा में जुट जाने की। बता दें, केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सेना की 3 शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है और इसके तहत 4 साल सेना में सेवा देने वाले युवाओं को अच्छे वेतन और सेवा निधि पैकेज मिलेगा। 4 साल की नौकरी के बाद एक अग्निवीर को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि बिना टैक्स के दी जाएगी। इस स्कीम के तहत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, सीआरपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। लेकिन पहले इस योजना का विरोध किया गया था, पर अब अग्निवीर बनने की होड़ युवाओं में मची हुई है और यही वजह है कि अब मुजफ्फरपुर के युवा इसमें शामिल होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।